नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। तो आज के इस वीडियो में मैं स्वप्निल अग्रवाल आपको बताने वाली हूं आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना जिनके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपको फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ आए तो इस 7-8 मिनट के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कुछ ऐसी जरूरी चीजें इसमें से आपको पता चलेंगी जो आपकी फॉर्म भरने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो चलिए आइए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में भरे जाने वाले फॉर्म के संग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया एंड हर एक बच्चा बस लग गया इस जोर से कि भाई अब कुछ भी हो जाए, मुझे ये फॉर्म भरना है, मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे ये नौकरी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं, आप तेजी रखिए, आप जल्दी करिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो हमेशा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। आप आराम से करिए, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं आज ही के दिन फॉर्म आया या फिर हमें सिर्फ अभी फॉर्म आए 2 ही दिन हुआ है या 3 ही दिन हुआ है, मैंने नहीं भरा तो क्या होगा। आप 2-3 दिन रुक के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रख लीजिए, फिर फॉर्म भरिए ताकि फॉर्म बीच में फंसे ना। तो उस स्टेज पे फॉर्म भरिए जब आपके पास ये सारी चीजें आपके साथ सामने आपके समक्ष रखी हो। ठीक है, तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें सबसे पहले मांगा जाता है आपका ईमेल आईडी एंड आपका मोबाइल नंबर। तो कई लोग यहां पे क्या करते हैं, वो एक ऐसी ईमेल आईडी डाल देते हैं जिसका पासवर्ड वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो आईडी उन्होंने बनाई थी कब, जब वो थे वही 7वीं-8वीं कक्षा में, तब उन्होंने वो ईमेल आईडी बना ली लेकिन अब उसका पासवर्ड भूल गए। तो हमेशा एक एक्टिव ईमेल आईडी भरिए, क्योंकि अगर आपने एक्टिव ईमेल एड्रेस नहीं भरा तो आपको जरूर दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी अगर एक एक्टिव ईमेल एड्रेस नहीं भरते हैं। मतलब ये नहीं कि हमने बना ली थी बचपन में, अब हमें तो उसका पासवर्ड ही नहीं याद है फिर भी हमने वही ईमेल डाल दिया, नहीं। और एक वैलिड मोबाइल नंबर। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक नंबर है लेकिन वो नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे चलता है। अक्सर लोग 2 फोन रखते हैं, कहते हैं ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये हमारा कॉलिंग का नंबर है। तो कृपया ऐसा मोबाइल नंबर उसमें ना भरें जो आप पर जिसमें का आपके पास एसएमएस ना आए। मतलब ये नहीं है कि हमारा इस नंबर से सिर्फ व्हाट्सएप चलता है तो हमने भर दिया, नहीं। हमें एक ऐसा मोबाइल नंबर भरना है जिसमें पर जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं एसएमएस वो आ सके, मतलब जिसमें एसएमएस सेवा ऑन हो। तो आपके पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे कि आप फॉर्म जब भरेंगे तो आप ये चीजों को एंटर करेंगे। उस पर आपके पास ओटीपीज आते हैं, कई बार आपके पास आपका जब रिजल्ट आता है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर की आई या फिर कभी आपका एडमिट कार्ड आया तो क्या होता है, एसएमएस के थ्रू भी बताया जाता है, ईमेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इसीलिए वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपके पास यही ईमेल और एसएमएस के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। मतलब आप फॉर्म आज भरोगे, उसके बाद जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तब तक सिर्फ और सिर्फ यही मोबाइल नंबर और यही ईमेल एड्रेस पे आपको सूचित किया जाएगा। सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज ये है हमारी। दूसरी बात अब आ जाती है आधार कार्ड। प्रत्येक व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना चाहिए अगर वो आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। तो आधार कार्ड के लिए बोला गया है, आधार कार्ड में अगर नाम में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, तो अभी सुधार करा लें। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप आधार कार्ड में जब नाम में सुधार कराने जाते हो, अभी हाल ही में हुआ था तो मेरे जानने में ही किसी के संग हुआ था, पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई करने गई लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी थी, तो आधार कार्ड में नाम चेंज कराना था। अब आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया और काफी दिन बाद वो सही होके आया। तो हमें ये मान के चलना है कि अगर बाय चांस हमारे नाम में कोई भी गड़बड़ी है, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी है, जैसे कि मेरा अपना नाम का बताऊं, मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल, तो अग्रवाल की ये स्पेलिंग है जो मैं लिखती हूं। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं आगरावाल, ठीक है, कुछ लोग AGG लिखते हैं अग्रवाल, ठीक है, कुछ लोग हमारा वी लिखते हैं AGRAVAL अग्रवाल, ऐसे करके लिखते हैं। तो अगर आपके नाम में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक अब जैसे है प्रीति,
सपोज कोई किसी बच्ची का नाम है प्रीति, PRITI उसके नाम की स्पेलिंग है, अब आधार में लिखा है PREETY, ठीक है। या फिर मिश्रा है या फिर उपाध्याय है, कोई उसके सरनेम या नाम की स्पेलिंग में अगर गड़बड़ी है तो उसको आप अभी ही सही करा लें। अगर आप उसको सही नहीं कराते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, अभी सुधार करा लें। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, यानी कि जैसे मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल, अगर मेरे में एक में है AGARWAL और एक में है AGRAWAL, तो 10वीं और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। देखो अब वापस से 10वीं तो जाके दोगे नहीं ना, तो 10वीं की मार्कशीट दोबारा बन सकती है, तो आप आधार कार्ड में उसी के अकॉर्डिंग करा लीजिए। 10वीं और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर के संग लिंक होना आवश्यक है, जिसको हम कहते हैं KYC जो होता है ना, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आप करा सकते हैं जाके। पोस्ट ऑफिस में भी होता है आधार कार्ड। अब मैं लखनऊ में हूं तो फिलहाल मैं यहां पे बता सकती हूँ कई सारे, और अगर आपको नहीं मालूम है कि आधार कार्ड में कहां से आप चेंजेस कर सकते हो तो आप चुपचाप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके देख लो आधार कार्ड में चेंजेस कहां से कराएं। कुछ आधार केंद्र आपके सामने निकल के चले आएंगे, आप वहां पे जो आपके घर के आसपास हो वहां जाके आप करा सकते हैं, ठीक है। लाइन लंबी लगती है, खैर। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, 10वीं की मार्कशीट होना अति आवश्यक है, क्योंकि यहां पे क्वालिफिकेशन ही 10th की है। तो अगर आपके पास 10वीं है या फिर 10वीं प्लस ITI है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन चाहे आपके पास कुछ भी हो ना हो, 10वीं की मार्कशीट होना अति आवश्यक है। भाई दिखाना भी तो है कि हम 10वीं पास हैं। 10वीं की मार्कशीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम्स की तरह रेलवे में भी 10th की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिकेशन के लिए प्रूफ के तौर पर ये मांगी जाती है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिक है कि नहीं ये आपकी 10वीं की मार्कशीट से पता चलेगा। ये नहीं कि हम 1998 के हैं और मार्कशीट पे 2000 लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, ये 2000 जो हमारी एक्चुअल में मार्कशीट पे है डेट ऑफ बर्थ, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए, जानने के लिए कि वो कितनी सही है कितनी गलत है, इसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट बहुत जरूरी है। एज और डेट ऑफ बर्थ दोनों के ही ऑथेंटिकेशन के लिए, और इसलिए ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो और उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है पासपोर्ट फोटो एंड साइन। ये जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना साइन एंड पासपोर्ट फोटो की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। जब जैसे ही नोटिफिकेशंस में आप देखते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपने आप उसमें साइज लिख के आ जाता है, जैसे बोलता है 1 से लेके 10 KB, फॉर एग्जांपल बता रही हूं, 1 से लेके 10 तक की आपकी होनी चाहिए। ये फोटो का साइज दे दिया या इन्होंने साइन का साइज दे दिया, तो जो साइज है उसी साइज की होनी चाहिए। अब कई बार क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। पहली चीज तो आपके पास गलत फोटो या रेलवे में गलत फोटो होने से रेलवे में फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण हमेशा से रहा है। गलत फोटो होने से हमेशा रेलवे में फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो इसीलिए फॉर्म रिजेक्शन अगर नहीं चाहते हो तो सबसे पहली फोटो आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में निर्धारित मानक यानी कि जो उसमें डायमेंशंस दिए हुए हैं उनके अनुसार आप अपनी फोटो अपलोड करें, ठीक है। और फिर आ जाता है, यदि दिक्कत महसूस होती है तो साइबर कैफे का सहारा लेने से झिझक महसूस ना करें। ये ना सोचें कि नहीं हम तो खुद ही कर लेंगे, हम साइबर कैफे भी जा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताऊं कि आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो होती है, आपने स्कैन, कहते हैं अलग अलग जो वेबसाइट्स होती हैं स्कैन करने वाले डॉक्यूमेंट्स, आपने उससे स्कैन कर लिया। अब आपने सोचा डायरेक्टली हम अपलोड कर दें। डायरेक्टली वो अपलोड करोगे तो वो साइज में नहीं आएगी। सपोज आपकी फोटो आ रही है 65 KB की और इसमें चाहिए सिर्फ 20-25 KB तक, तो क्या करोगे, उसके लिए आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है कैफे जाने का मेरा मन नहीं है तो आप गूगल पे गए, आपने डाला कंप्रेस इमेज और सर्च कर लिया, बहुत ढेर सारे आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे आप अपनी फोटो अपलोड करोगे और वो उसी फोटो को छोटी यानी कि कंप्रेस करके आपको दे देगा। आप वो डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। मैंने कई बार ये काम किया है। रिसेंटली मैंने अभी अपने कई सारे फॉर्म्स भरे, DL के रिन्यूअल का और काफी सारे फॉर्म्स भरे, तो उसमें मैंने ये काम का इस्तेमाल किया है, कंप्रेस इमेज करके। आप बस इतना डालोगे और आपके पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी जो फ्री में आपकी फोटो कंप्रेस करके दे देंगी, ठीक है। ये आपको करना है।
फिर आता है सबसे बड़ी बात कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप आरक्षित कैटेगरी से, आरक्षित श्रेणी से हैं लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तब आपको जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी को दिखाने के लिए कि भाई हम इस श्रेणी के हैं, हम यहां पे अगर हम आरक्षित श्रेणी के हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए। वो प्रूफ होता है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यदि आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार, हमारी केंद्र सरकार की नौकरी है। ठीक है, रेलवे की केंद्र सरकार की नौकरी है, ये हमारी राज्य सरकार की नहीं है। तो अगर आपके पास राज्य सरकार का सर्टिफिकेट बना है तो वो इसमें काम नहीं करेगा। मान लो अभी आपने हाल ही में यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया होता और आप कहते कि मैम हमने तो अभी बनवाया था, लेकिन वहां पे आपका चाहिए था राज्य सरकार का, यहां चाहिए हमें केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो अभी के अभी बनवा लीजिए उसको। ठीक है, तुरंत के तुरंत बनवा लीजिए जाति प्रमाण पत्र, जो कि आपका केंद्र सरकार यहां पे जारी करता है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित डेट के अंदर का जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। यानी कि कई बार क्या है, हमने बनवा तो लिया था, हमें याद आ रहा है कि हमने यार बनवाया तो था पिछले साल, अब पिछले साल बनवाया था, लेकिन उसकी वैलिडिटी होती है ना। अगर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और तुम ले जाके दे दो उसको कि नहीं मैम हमने तो देखिए बनवाया है, या सर हमने देखिए बनवाया था, ये है हमारा जाति प्रमाण पत्र, और उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गया है वो, तो क्या हो जाएगा, तब भी आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो जो निर्धारित डेट है उसके अंदर का होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। तो ये कुछ बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बनवा लें अगर, तो बहुत बेहतर होगा अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो। और अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी एकदम दिलो जान से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस बार ये एग्जाम जरूर क्वालिफाई करना है, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लॉन्च करा हुआ स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस बैच। हमारे टीम ने अभी एक बहुत ही बेहतरीन सा राजधानी एक्सप्रेस बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको हम सारे सब्जेक्ट्स बेसिक से पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हमारा जीके हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है इस राजधानी एक्सप्रेस बैच में। ये बैच आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन लैब पर एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर। इस बैच पे अधिक से अधिक मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अन्य कूपन कोड से 2% अधिक डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड पर मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारा राजधानी एक्सप्रेस बैच जरूर देखें, लैब 312 कूपन कोड का यूज करें और लैब एप्लीकेशन पर पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट सारे बैचेस पर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसी तरीके के और खूब ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आती रहूंगी। जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल के संग। अगर नए हैं तो आज के आज सब्सक्राइब कर लें और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको कोई भी क्वेश्चन है कि मैम हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कमेंट में डालो, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।